हेलो। कैसे हो आप सब? फिर से हम लोग एक बार आ गए हैं रॉयज़ इंग्लिश कॉर्नर में। आप सबका बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए बॉल पोएम स्टार्ट किए थे पार्ट 1 में, और आज हम लोग जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग इस पोएम का फिनिश करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को वो जो बॉल पॉइंट का जो स्टैंजा था, जो डिस्कशन किए थे वो सारा समझ में आ गया होगा। क्या हो गया ना समझ में? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अगर कोई परेशानी है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। कमेंट ज़रूर कीजिए। और हम लोग बिना देर किए इस पोएम का रिमेनिंग पोर्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो पढ़े थे वो आप देखिए, यहाँ पर स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 तक हम लोग पढ़े थे, ठीक। अब हम लोग स्टैंजा 3 में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में पोएम का स्टैंजा को पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। और उसके नीचे फिर उसमें कुछ कलरफुल वर्ड्स आपको मिलेंगे, जिसका मतलब है कि उसका जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपको इसके ठीक नीचे में वर्ड नोट्स में मिलेगा। पहले इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद राइट साइड में हम लोग इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करेंगे, और तब आपको बहुत बढ़िया से ये स्टैंजा समझ में आ जाएगा। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. ये स्टैंजा है, और इसमें आप देख रहे हो कि इंट्रूड जो है वो रेड कलर से है। इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे। डाइम, वर्थलेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, ये 5 जो वर्ड और वर्ड्स एक्सप्रेशन है, इसका हम लोग सबसे पहले वर्ड नोट्स देखते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए, डाइम मीन्स हेयर चिप। डाइम माने यहाँ पर सस्ता के सेंस में दिया है। वैसे डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स यूएस। यूएस का करेंसी है, अमेरिका का 10 सेंट्स होता है एक डाइम में। लेकिन यहाँ डाइम का मतलब हो गया सस्ता। जैसे हम लोगों के यहाँ 1 रुपया, 2 रुपया अगर हम कहते हैं तो ये बहुत ही माने सस्ता हो गया। इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं के बराबर है। इसलिए उसी तरह से एक डाइम जो है वो 10 सेंट्स के बराबर यूएस में होता है। यहाँ पर डाइम का सेंस आ गया सस्ता में। वर्थलेस, यूजलेस, इंट्रूड मतलब इन्वेडर। इंट्रूड मतलब होता है घुसपैठ करना, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी है, जो जिम्मेवारी है, जो दायित्व है, उसका एहसास होना, उसका ज्ञान होना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम लोग जिम्मेवारी कहते हैं। वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस का मतलब वर्ल्ड वेयर पीपुल आर बिजी कलेक्टिंग थिंग्स। यहाँ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग अपने अपने चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए इतना बिजी है कि उनके पास समय नहीं है। अपने अपने पसंद का मतलब पैसा, गहना, प्रॉपर्टी, या अपना और भी कुछ भी हो सकता है। अपनी बारे में, अपने की सोच के बारे में सामानों को इकट्ठा करने के पीछे लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। ऐसे एक भौतिक पदार्थों वाली दुनिया को वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, और राइट साइड में आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका। तो जो ये आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। द पोएट डजंट वांट टू इंटरफेयर विथ हिज मैटर। मतलब वो जो बॉल बच्चा खोया है, उस बॉल को खोने के बारे में उस बच्चे के साथ पोएट कह रहे हैं कि मैं कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला हूँ। He will not tell the boy that the ball which he lost cost almost nothing. हम बच्चे से ये नहीं कहने वाले हैं
कि जो बॉल तुमने खोया है वो बॉल तो बहुत कम दाम वाला बॉल है, वो खोया है, कोई बात नहीं, दूसरा ला देंगे। कुछ इस प्रकार का जो कहना है बच्चों को, जो कहते हैं हम कि कोई बात नहीं, खो गया तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए एक नया ला देंगे हम, क्योंकि इस बॉल का दाम बहुत ज़्यादा नहीं है, सस्ता है। He doesn't want to console him by saying that he can buy another ball. बच्चा को वो ये कहकर संतुष्ट करना नहीं चाहते, कंसोल माने संतुष्ट करना, कि मैं तुम्हें इसकी जगह पे नई गेंद ला कर दूंगा, तुम रो मत, तुम दुखी मत हो। ऐसा पोएट कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल कहने वाला नहीं हूँ। द लॉस ऑफ द बॉल इज अनबियरेबल। इतना तो तय है कि जो गेंद बच्चा ने खोया है उसकी जो क्षति है वो अनबियरेबल है, मतलब असहनीय है, इसको सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि द न्यू बॉल कैन नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय। पुरानी गेंद, जिस गेंद से बच्चा खेलता था वो पुरानी थी भले, लेकिन उससे बच्चा जो है वो जुड़ा हुआ था आत्मीय भाव से, और वो उसको अपना समझने लगा था। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये मेरी गेंद है। अब वो गेंद जब खो गई है तो उसके साथ जो उसका एक अटैचमेंट था, जो लगाव था, जो ममता थी, वो नई गेंद से पूरा नहीं हो सकता है। नई गेंद तो नई गेंद है, भले नहीं है, लेकिन उससे वो यादें नहीं जुड़ सकती जो पुरानी गेंद से उसकी जुड़ी हुई थी। इसको कह रहे हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय। द पोएट सेज दैट द बॉय बिगिन टू रियलाइज, टू लर्न हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज वर्ल्डली थिंग्स। बड़ा बढ़िया बात यहाँ पोएट कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि बच्चा इस घटना से, पोएट कहते हैं, बिगिन्स टू रियलाइज, ये बच्चा इस घटना से ये महसूस करना सीख रहा है, क्या, हीज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेवारी। पहली जिम्मेवारी क्या है? ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज वर्ल्डली थिंग्स। ये जो भौतिक पदार्थ है, भौतिक वस्तुएं हैं, गेंद, जैसे यहाँ गेंद की बात हम कर रहे हैं, तो ये मेरी है और इसकी सुरक्षा करना, इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है। हम अपने सामान की सुरक्षा कौन करेंगे? हमारे सामान की सुरक्षा खुद हमें करनी पड़ती है। तो मेरी चीज़ है, इसकी रक्षा मुझे करनी है सावधानी से। ये जो सेंस है वो उस बच्चे में नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा था। अब धीरे धीरे वो इस बात को सीख रहा है, एहसास हो रहा है कि मेरी गेंद है तो मेरी गेंद की रक्षा, इसको संभाल कर रखना मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम लोग स्टैंजा 4 में। ठीक है, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। यहाँ पर एक वर्ड है एक्सटर्नल, जिसका अर्थ मुझे जानना है, आप सबको बताना है। तो एक्सटर्नल का मतलब आउटवर्डली, बाहर की, थिंग्स विच आर नॉट क्लोजली अटैच्ड, ऐसी चीज़ें बाहरी जो हमसे बहुत निकटता से, बहुत नज़दीकी से इससे हम जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसी चीज़ों को एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे यहाँ बॉल की बात हो रही है, तो बॉल इंटरनली वो उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था, अटैच्ड था। ठीक है, लेकिन उसके जगह पर अगर एक नई गेंद हम ला कर देते हैं तो वो एक्सटर्नल हो गया, क्योंकि उस नई गेंद से वो बच्चा अंदर से जुड़ा हुआ, हृदय से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इधर का एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। द पॉइंट वांट्स हियर दैट द बॉय मस्ट लर्न दैट in this materialistic world, buying and losing things continue throughout our life. पॉइंट ये चाहते हैं कि वो बच्चा ये अवश्य सीखे कि ये जो संसार है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मतलब भौतिकवादी संसार है,
यहाँ लोग भौतिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। भौतिक चीज़ें, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, वो सारा पैसा, गहना, प्रॉपर्टी, किताब, कॉपी, बॉल, ड्रेस, जूता, ये सारा जो सामान पैसे से हम खरीद रहे हैं, वो सारा जो है वो मैटेरियल मैटर है। बाइंग एंड लॉसिंग थिंग्स कंटिन्यू थ्रू आउट आवर लाइफ। तो जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो चीज़ों को खरीदना और चीज़ों को खोना, ये एक कंटिन्यू प्रोग्रेस है, कंटिन्यू एक्टिविटी है थ्रू आउट आवर लाइफ। पूरे जीवन भर ऐसा चलेगा। जब पैसे से हम सामान खरीदते हैं, तो वो सामान बर्बाद हो सकता है, वो सामान खो सकता है, वो सामान चोरी हो सकता है, और हम फिर खरीदेंगे उसको उसके जगह पे नया। तो ये खोना और खरीदना, क्योंकि पैसे से ही जब कुछ करना है सब कुछ, तो पैसा है, हम दोबारा खरीद सकते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली प्रोसेस है। वंस ए बॉल हैज़ बीन लॉस्ट, एक बॉल अगर एक बार खो चुके हैं, इट विल बी लॉस्ट अगेन। तो जरूरी नहीं है कि अंतिम बार है, फिर दोबारा गेंद अगर नहीं लाएंगे तो वो भी हम खो सकते हैं। मनी इज टोटली एक्सटर्नल टू आवर फीलिंग्स। यहाँ पर कहा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात, कि जो पैसा है, जिस पैसे के बल पर हम नई चीज़ें खरीद रहे हैं, ये मनी को एक्सटर्नल कह रहे हैं, बाहरी कह रहे हैं, क्योंकि इस मनी से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर हमारा फीलिंग्स जो है, अंदर का जो फीलिंग है, जो एहसास है, जो ममता है, जो अटैचमेंट है, वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। सब चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स जो हमारे अंतरात्मा में हमारे अंदर आती है, उस फीलिंग्स को तो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। इसीलिए मनी को एक्सटर्नल कहा गया, बाहरी, क्योंकि ये हमारे फीलिंग्स के साथ जुड़ ही नहीं सकता। इट कांट कंपेंसेट आवर इमोशनल फीलिंग्स लॉसेस। जो नुकसान उस लड़के को हुआ है उस गेंद को खोने के कारण, जिस गेंद से वो इमोशनली अटैच्ड था, ठीक है, इमोशनली अटैच्ड था, और उस गेंद को खोने के कारण जो नुकसान उसको हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हम पैसे से नई गेंद खरीद कर तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। इन द सेम वे, द चाइल्डहुड दैट वी हैव लॉस्ट फॉरएवर कांट बी बॉट बैक विथ मनी। फिर उसी तरह से जो बचपन हमने खोया है, एक दिन सबको अपना बचपन खोना है, धीरे धीरे बड़े हो जाने हैं, तो जो बचपन हमने खोया है, उस बचपन को पैसे से खरीद कर हम वापस नहीं ला सकते। चाहे कितना भी पैसा हम खर्चा कर दें, उस बचपन को दोबारा हम ला नहीं सकते। ये हमेशा के लिए खो चुका है। पैसा इस बचपन को हमें दोबारा उपलब्ध नहीं करा सकता। नेक्स्ट आते हैं स्टैंजा 5 में। अब स्टैंजा 5 में आप देखो, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज desperate eyes this epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। यहाँ पर दो वर्ड है, लेफ्ट साइड में आप देखो, एक डेस्परेट है और एक एपिस्टिमोलॉजी है। ये दोनों वर्ड का मीनिंग पहले जान लेते हैं। डेस्परेट का मतलब होपलेस, निराश, और एपिस्टिमोलॉजी का मतलब नॉलेज, ज्ञान, जानकारी। अब ये किस सेंस में आया है, हम लोग थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। द पोएट सेज दैट द बॉय विथ हिज होपलेस आईज इज लर्निंग नाउ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग्स। पोएट कह रहे हैं कि वो बच्चा अभी ये बहुत निराश है। क्यों निराश है? क्योंकि उसने अपना जो सबसे प्यारा उसका गेंद है वो खो दिया है। उसकी आंखें जो है निराश है इस बात से, और उस निराश आंखों से वो सीख रहा है अभी क्या, टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग्स। जिस वस्तु को, जिस प्यारी वस्तु को हमने खो दिया है, उस खोने वाले जो चीज़ है, उस खोए हुए चीज़ के प्रति कैसे हम अपने आप को संभालें, कैसे खड़े हों दोबारा सब कुछ भूल कर, ये सीख रहा है। ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि
चीज़ें हम खो दिए, हम निराश हो गए, यहीं पर दुनिया, यहीं पर जीवन समाप्त तो नहीं हो जाता है, जीवन तो आगे चलता जाएगा, यहीं हम रुक तो नहीं सकते। तो हमें यहाँ पर ये स्टैंड अप करना होगा, खड़ा होना होगा इसके खिलाफ कि चलो ये चीज़ें, खोने वाला चीज़ जो है ये जिंदगी भर चलता रहेगा, इस पर रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसको सहन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। यहाँ बच्चा एक सीख रहा है अपना जीवन का सबसे कड़वा सच। हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का कड़वी सच, उसको वो जान रहा है। क्या? टू एक्सेप्ट द माइजरीज एंड वरीज ऑफ लाइफ। जीवन में जो चिंताएं हैं, जीवन के जो दुख हैं, उन दुखों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में ये चीज़ें होंगी, सबके साथ होंगी, चिंता होंगी, कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, ये सबके साथ है। और इन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा, एंड स्टैंड अप अगेन, और फिर से खड़ा होना होगा सब कुछ भूल कर। दिस इज द ट्रूथ, ये वो सच्चाई है, दैट एवरी वन हैज़ टू लर्न इन हीज हर लाइफ सूनर और लेटर। ये वो सच्चाई है जो हर मनुष्य को या तो आज या कल सीखना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसी का नाम जीवन है, और जीवन में ये चीज़ें चलती रहती है, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा सभी को। वन मस्ट लर्न हाउ टू कोप अप विथ द लॉस। हर किसी को ये सीखना होगा कि जो नुकसान हमारा होता है, उस नुकसान से हम कैसे अपने आप को उबार सकें। ठीक है, कोप अप का मतलब उबारना, सहन करना, ये हमें सीखना ही होगा हर किसी को, सिर्फ इस बच्चे को नहीं। इस बच्चे के रूप में पूरे वो संसार के सारे बच्चे, सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं पोएट, कि हमें ये सच्चाई स्वीकारनी होगी, हमें जीवन का दुख सुख, दुख दर्द चिंता, इनको एक्सेप्ट करना होगा, और खोने से हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि इस ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भर हमें खरीदना भी है पैसों से और खोना भी है। और इस चीज़ को स्वीकार करते हुए, इसको सहन करते हुए हमें ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहना है। ये उस छोटे बच्चे को धीरे धीरे सीख हो रही है, सीखने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी जिम्मेवारी को समझ रहा है, वो जीवन की कड़वी सच्चाई को समझ रहा है। अब हम लोग आते हैं लिटरेरी डिवाइस में। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस का मतलब है कि इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है उसको लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। पोएटिक डिवाइस ऐसी चीज़ होती है जो पोएट अपने पोएम में इस्तेमाल करते हैं, और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की उनकी पूरी आज़ादी होती है, और इसके इस्तेमाल करने से वो पोएम जो है और ज़्यादा खूबसूरत और प्रभावी होता है। जैसे हिंदी में अलंकार का इस्तेमाल होता है, अलंकार जैसे मान लो अलंकार या ज्वेलरी शरीर को जिस प्रकार सुसज्जित करता है, शरीर की खूबसूरती को निखार देता है, उसी तरह से पोएम में लिटरेरी डिवाइस उसके गहने के काम करते हैं। और वो गहना जिस प्रकार शरीर को सुसज्जित करता है, खूबसूरत बनाता है, उसी तरह पोएटिक डिवाइसेस जो है वो पोएम को बहुत ही रोचक और प्रभावी बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनाफोरा, यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 और मोर लाइन्स। एनाफोरा किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा पंक्तियों में पोएम के अगर वर्ड्स को हम रिपीट कर रहे हैं, दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तिबारा यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में व्हाट इज़ देयर बॉय, व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट। ठीक है, अब इसमें देखो व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट व्हाट, इस तरह से सेंटेंस आ रहा है। यहाँ कलर में हमने किया है व्हाट 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 3 बार, एक ही लाइन में, 2 लाइन में लगातार वो व्हाट यूज़ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। एंड मेरिली बाउंसिंग, फिर मेरिली ओवर,
फिर मेरिली वर्ड जो है वो देखो 2 बार रिपीट हुआ है लगातार पंक्तियों में, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये एनाफोरा का एग्जाम्पल हुआ। एजोनेंस रिपीटेड ऑफ यूज ऑफ वॉवेल ओ। एजोनेंस कहते हैं वॉवेल साउंड जो होता है ओ, इसका अगर बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड्स में तो इसको हम लोग एजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ एग्जाम्पल बॉय। बॉय में बी ओ वाई है, वाई के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। हु में डब्ल्यू एच ओ, हु के वा डब्ल्यू को ओ को अंडरलाइन किए हैं। लॉस्ट, लॉस्ट एल ओ एस टी का ओ को अंडरलाइन किए हैं। ये जो बॉय में ओ, हु में ओ और लॉस्ट में ओ आया है ये रिपीट हुआ है। ये ओ क्या है, ये वॉवेल साउंड है, वॉवेल है। तो ये वॉवेल ओ का बार बार रिपीट होना ये एजोनेंस का एग्जाम्पल हो गया। इमेजरी, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, ये जो एक्सप्रेशन है क्रिएट्स एन इमेज दैट द बॉल जंपिंग अप एंड डाउन हैप्पीली डाउन द स्ट्रीट्स। शुरू वाला में एक स्टैंजा में हम लोग पढ़े थे कि बच्चा के हाथ से जब बॉल छूटता है तो वो बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, मतलब अप एंड डाउन। बॉल कैसे जाता है, अप डाउन करते हुए आगे जाता है। तो बॉल्स जो अप एंड डाउन करते हुए आगे जा रहा है इसको मेरिली लगा के कहा गया। मेरिली का मतलब होता है खुश, हैप्पी। तो एन इमेज दैट द बॉल जंपिंग अप एंड डाउन हैप्पीली एंड डाउन द स्ट्रीट। सड़क पे बॉल किस तरह से जा रहा है, तो अप एंड डाउन करते हुए नाचते हुए जा रहा है। और ये नाचना जो बॉडी लैंग्वेज है ये दर्शाता है कि वो बॉल जाते समय बड़ा खुश है। खुशी में ही हम लोग इस प्रकार का जंपिंग करते हैं। तो बॉल भी जंपिंग कर रहा है मतलब बॉल बहुत खुश है, इसलिए मेरिली शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि बॉल जाने से बड़ा खुश है। तो ये जो है ये एक इमेज क्रिएट कर रहा है हमारे आँखों के सामने, एक आभासी इमेज। जब हम इस लाइन को बोलते हैं या सुनते हैं तो हमारे आँखों के सामने एक इमेज क्रिएट हो रहा है, सीन क्रिएट हो रहा है कि हाँ आगे बॉल जो है वो लुढ़कते हुए अप एंड डाउन करते हुए आगे सड़क पर जा रहा है। इस प्रकार का जो इमेज क्रिएट होता है डिस्क्रिप्शन से, इसको इमेजरी कहते हैं। रिपीटेशंस व्हाट एंड बॉल आर रिपीटेड। व्हाट और बॉल ये आप उस पोएम में देखो कई बार रिपीट हुआ है। तो किसी वर्ड का अगर बार बार रिपीट होता है पोएम में तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। एलिट्रेशन, यूज ऑफ बी साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 consecutive वर्ड्स। और एलिट्रेशन की जब बात है तो उसमें क्या होता है, जो बी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है बी, ये किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड के जस्ट बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में वो अगर आके रिपीट होता है तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, बाइज ए बॉल बैक। इस एक्सप्रेशन में बाइज का बी, बॉल का बी और बैक का बी, ये तीनों जो है फर्स्ट बिगिनिंग में जो लेटर है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये बार बार रिपीट हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। और अब राइम स्कीम की बात करते हैं। पोएम में राइम स्कीम होता भी है, नहीं भी होता है। ये जो राइम स्कीम इस पोएम का है, इसमें कह रहा है कि देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम। इस पोएम को अगर आप बढ़िया से देखोगे तो लास्ट वर्ड जो आता है, हर लाइन का जो लास्ट वर्ड आता है वो रिपीट नहीं हो रहा है। साउंड उसका वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कोई रेगुलर राइम स्कीम उसका नहीं है। इसलिए जो पोएम में राइम स्कीम रेगुलरली नहीं आता है उस पोएम को कहते हैं द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। ठीक है, या ब्लैंक वर्स कहते हैं, याद रखना है। जिस पोएम में राइम स्कीम नहीं होता है उस पोएम को हम लोग कहते हैं कि ये पोएम ब्लैंक वर्स में है या ये पोएम फ्री वर्स में। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का ये बॉल पोएम पॉइंट जो है ये फिनिश होता है। और हम समझते हैं कि आप लोगों को ये दोनों पार्ट अगर बढ़िया से आप देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, आ भी गया होगा। और अब एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद बहुत जल्दी।
उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इस पोएम से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप फील फ्री टू आस्क मी राइटिंग कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप ज़रूर हमें बताएं, हम उसका जवाब देंगे, आपका प्रश्न का उत्तर हम देंगे। चैनल को, हमारे रॉयज़ इंग्लिश कर्नर चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें इनकरेजमेंट मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक बटन को दबा दें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकॉन है, उसको अगर आप दबा देते हैं ऑल में, तो वो क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियोस आपके लिए लाएंगे तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसको भी दबा दें। शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे पुराने जो वीडियोस है, उस सारे वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ विज़िट करके उन पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। सब आप ही के कोर्स से संबंधित है। अलग अलग क्लास 10, 11, 12 तीनों के लिए है अलग अलग वीडियोस। और आई बटन में भी इससे पुराने वीडियोस जो है उसका लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ जाकर विजिट करके भी आप अपने पुराने वीडियोस को देखकर लाभ उठा सकते हैं। ये आप ही के लिए हम बनाते हैं, इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें। टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।